जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि हिस्ट्री के अंदर जब भी ब्राह्मणों ने तख्ता पलट किया है तब बाहर की ताकतों ने आकर इंडिया पर हमला किया है। जब भी एक्चुअली जो ब्राह्मण हैं वो उनके खिलाफ एज सच डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो चाहे से रूल किसी का भी चल रहा हो, चाहे से बुद्धिस्ट किंग का चल रहा हो, चाहे से जैन किंग का चल रहा हो, चाहे से किसी और किंग का चल रहा हो, राजपूत किंग का चल रहा हो, किसी भी एक और किंग का चल रहा हो, इवन मुगल्स का चल रहा हो, मुस्लिम्स का चल रहा हो, वो हमेशा अच्छी पोस्ट पर रहते थे, ठीक है। इवन जो अकबर के नवरत्न थे उनमें भी बहुत सारे ब्राह्मण थे। पॉपुलर वन वाज बीरबल। तो इस तरह से क्या था कि रूलर कोई भी हो लेकिन उसके नीचे जो मंत्रीगण वगैरह थे उनमें से काफी अच्छी संख्या में ब्राह्मण हुआ करते थे। अब ठीक है, वो वहां तक हैं, दैट्स ओके, लेकिन अगर वो रूलर बन जाते हैं, और रूलर बनने का उनका तरीका भी यही है, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रच के बनना। युद्ध में जीत के कभी कोई ब्राह्मण राजा नहीं बना है। डायरेक्ट की जाके हमला किया, अटैक किया, खुद की आर्मी बनाई, ठीक है, आर्मी बनाकर फिर हमला किया, है ना, वैसा कभी नहीं किया है। हमेशा षड्यंत्र रच के किया है। अब पहला एग्जांपल देते हैं हम मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट राजा था वो पुष्यमित्र, वो था आपका बृहद्रथ मौर्य। अब उसका कमांडर था पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। तो जो बृहद्रथ मौर्य था उसका कमांडर पुष्यमित्र सुंग था, ठीक है, लेकिन उस पुष्यमित्र सुंग ने गद्दारी कर राजद्रोह करके षड्यंत्र रच के अपने जो राजा है बृहद्रथ मौर्य उसको मारकर खुद राजा बन गया। और ये पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण था। अच्छा, और राजा बनने के बाद में उसने क्या किया, उसने राजा बनने के बाद में ब्राह्मण धर्म को खूब फैलाया और बौद्ध धर्म को लगभग खत्म सा कर दिया इंडिया से। इनफैक्ट जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनकी एक गर्दन लाओ और 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ, यहां तक के रूल्स उसने इंप्लीमेंट कर दिए। और बहुत सारे इतिहासकारों और इवन बाबा साहब के अकॉर्डिंग जो भी ये मनुस्मृति बनी है, रामायण बनी है, लिखी गई है, महाभारत लिखी गई है, ये सब के सब पुष्यमित्र सुंग के दौरान लिखी गई है या उसके बाद के एरा में लिखी गई है। स्पेशली जो ये मनुस्मृति है ये तो पुष्यमित्र सुंग के दौरान ही लिखी गई है, क्योंकि वो ब्राह्मणों के राज को बिल्कुल स्थायी कर देना चाहता था। ब्राह्मणों की जो पावर है, उनका प्लेस है सोसाइटी के अंदर, उसको वो कंप्लीटली कंसोलिडेटेड फॉर एवर कर देना चाहता था। इसलिए उसने रूल्स, लॉ ही इस तरह के बना दिए कि ब्राह्मण ही टॉप पे रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये पहला एग्जांपल दिया जिसमें जो ब्राह्मण कमांडर था, ठीक है, उसने षड्यंत्र रच के अपने राजा को मारा और खुद राजा बन गया। अब हम दूसरा एग्जांपल देते हैं सिंध का। सिंध के अंदर लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास सिंध के अंदर एक राय डायनेस्टी थी, राय डायनेस्टी। उसके राजा हुआ करते थे कोई राय करके, ठीक है। तो अब ये जो राय डायनेस्टी थी ये एक बुद्धिस्ट एम्पायर थी, और जो ये राजा राय थे ये एक बौद्ध सम्राट थे। और इस राय डायनेस्टी का मौर्यन एम्पायर से, मतलब इतने पुराने साल से, इतने सैकड़ों सालों से मौर्यन एम्पायर से काफी अच्छे रिलेशनशिप रहे थे, ठीक है। तो अब ये जो राय डायनेस्टी थी जो कि बुद्धिस्ट एम्पायर थी, क्योंकि उसके जो राजा था वो एक बौद्ध सम्राट थे, है ना। तो उनका एक मंत्री था चच, उनका मंत्री था चच, जो कि एक ब्राह्मण था। अब उस चच ने षड्यंत्र रच के राजा को जहर खिलाकर मार दिया और राजा की पत्नी से शादी कर ली, और उसके जो राजा के जो काफी क्लोज लोग थे उनको मरवा दिया और बहुत सारी चीजें कर दी। और कुल मिला के बॉटम लाइन कि वो राजा को षड्यंत्र से मारकर
खुद राजा बन गया। अब क्या होता है? अच्छा, यहां पर हम एक पॉइंट बता देना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, कि ब्राह्मण क्या है कि षड्यंत्र रच के राजा तो बन जाता है। ब्राह्मण इंडिया के जो रूलर्स हैं क्योंकि उनके अंडर में मंत्री या कुछ ना कुछ इस तरह की पोस्ट पे वो रहते हैं, तो उनको खत्म करके वो राजा तो बन जाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब वो राजा बन जाते हैं उसके बाद में कोई ना कोई बाहर से पावर आती है, एक्सटर्नल फोर्स आती है, एक्सटर्नल पावर आती है, और वो उस ब्राह्मण शक्ति को भी खत्म कर देती है। यानी ब्राह्मण आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू बी द रूलर्स। ठीक है, जैसे पुष्यमित्र सिंह के एग्जाम्पल लें हम, तो उसने ठीक है यहाँ के राजा, यहाँ के मौर्यन एम्पायर को तो षड्यंत्र करके मार दिया, लेकिन जब खुद राजा बन गया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ग्रीक्स आ गए बाहर से, और दूसरे जो रूलर्स हैं वो बाहर से आके अटैक करने लग गए, तो धीरे धीरे पुष्यमित्र सिंह का एम्पायर कुछ ज्यादा टिक नहीं पाया। और सेम केस यहाँ पर जो चच है, जिसने राजा राय को धोखे से जहर देके मारा, वो बन तो गया राजा ब्राह्मण चच, लेकिन उसकी जो एम्पायर है वो भी ज्यादा टाइम टिकी नहीं, क्योंकि जो चच के बाद में जब उसका बेटा दाहिर आया, ठीक है, तो उसको मोहम्मद बिन कासिम ने उसके साथ में युद्ध लड़कर उसको बुरी तरह से परास्त कर दिया और उसको मतलब मार दिया युद्ध के दौरान, और उसकी पत्नी और जो भी मतलब वुमेन फॉक थी उनको अपने साथ में वो अरब ले गया। तो अब यहाँ भी पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जो राय डायनेस्टी है वो एक इंडियन डायनेस्टी थी, एक बौद्ध सम्राट थे, ठीक है, उनका जो मंत्री था ब्राह्मण चच नाम का, उसने जहर देके मारा, खुद राजा बन गया, लेकिन उसकी खुद की डायनेस्टी नहीं टिक पाई, और जैसे ही उसका बेटा राजा बना दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम ने आके उसको उड़ा दिया। जबकि जो राय डायनेस्टी थी वो कितने सैकड़ों साल से एक बुद्धिस्ट एम्पायर थी, उस वक्त तो बाहर से कोई आकर अटैक नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ये ब्राह्मण आया उस वक्त इन पर अटैक हो गया और ब्राह्मण को खत्म कर दिया, और उस पॉइंट से एक मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया इंडिया के अंदर। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल है मराठा एम्पायर का। मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापित की। उन्होंने मराठा एम्पायर को बहुत आगे तक बढ़ाया, बहुत मतलब फैलाया, और बहुत ही मतलब मराठा एम्पायर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन अब था जो मराठा एम्पायर के अंदर जो किंग था उसकी पोस्ट का नाम था छत्रपति, और उनके जो मिनिस्टर्स का नाम था वो हुआ करता था पेशवाज। और ये जो पेशवाज हैं ज्यादातर ब्राह्मण हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे समय के अनुसार जो पेशवा थे उनकी पावर बढ़ती गई। ठीक है, और छत्रपति है उनकी पावर घटती गई, और ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रच के ब्राह्मणों में ऐसे कोई ताकत या कोई ऐसा कोई मिलिट्री कैंपेनिंग कि भाई उन्होंने कहते ना अपनी आर्मी बनाई और आर्मी बना के किसी सामने वाले राज्य को हरा दिया और उसके बाद में राजा बन गए, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ अपने ही लोगों के बीच में, अपने तो खैर वो मानते भी नहीं थे क्योंकि वो खुद को आर्य मानते थे, यहाँ के लोगों को तो वो कीड़ा मकोड़ा मानते थे, एक तरह से इंसान ही नहीं मानते थे। ठीक है, बस नौटंकी दिखाते थे कि भाई हिंदू की हम एक ही हैं और धर्म हम एक हैं। ठीक है, तो मतलब पॉइंट टू बी नोटेड इज कि जो पेशवास थे उनकी पावर बढ़ती गई, छत्रपति की पावर घटती गई, और एक पॉइंट ये आया कि छत्रपति तो नॉर्मल नॉमिनल किंग बन के रह गया, एक कठपुतली बन के रह गया, और असली तो पेशवा बन गए। सारी पावर तो पेशवा के पास में आ गई जो कि ब्राह्मण थे। ठीक है, अब पेशवाओं के पास में सारी पावर आ गई, सब कुछ आ गई। तो अच्छा, पेशवाओं ने फिर क्या किया? पेशवाओं ने इस पावर को समाज में जो मूल निवासी थे उनका दमन करने में जबरदस्त यूज किया। ठीक है, जैसे जो अनटचेबल्स थे उनको तो उन पे तो मतलब आपदा गिरी। ठीक है, उनको तो सिटी के अंदर जाओ तो पीछे झाड़ू लगा के जाओ। ठीक है, गर्दन के अंदर मटकी डाल के जाओ ताकि आप जमीन पे थूक ना सको। पीछे झाड़ू इसलिए ताकि आपके चलने से जो जमीन गंदी हो रही है वो पीछे साफ होती जाए।
तो इस तरह से ये सीन था पेशवाओं के बाद, पेशवाओं के पावर में आने के बाद में, और वो काफ़ी टाइम तक पावर में रहे। और छत्रपति जो पोस्ट है, जो कि ओरिजिनल पोस्ट थी मराठा एम्पायर के अंदर किंग की, वो बिल्कुल नॉमिनल बन के रह गई। वो सिर्फ नाम के राजा बन के रह गए। बाकी सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो पेशवास के हाथ में आ गई, जो कि ब्राह्मण्स थे। लेकिन अब यहां भी वही कहानी होनी थी, वही हिस्ट्री रिपीट होनी थी जो कि पहले हुई थी। कौन सी हिस्ट्री? कि पुष्यमित्र सुंग ने लास्ट दत्त मौर्य को मार तो दिया, जो कि उसका सेनापति था, गद्दारी करके उसने मार दिया, लेकिन उसका जो साम्राज्य है वो जरा नहीं टिका, क्योंकि उसके बाद में जो ग्रीक्स हैं और अदर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो आई और उन्होंने पुष्यमित्र सुंग की डायनेस्टी को खत्म कर दिया। ऐसे ही जो सिंध था, सिंध में जो राय डायनेस्टी थी, जो कि बौद्ध डायनेस्टी थी, उसका मंत्री जो था चच, उसने राय डॉक्टर जो राजा राय है, जो कि बौद्ध राजा थे, उनको जहर से मार दिया, जहर खिला के षड्यंत्र से मार दिया। खुद राजा बन गए, लेकिन उनकी एम्पायर भी यार टिकी नहीं। उनका बेटा जो दाहिर था उसको मोहम्मद बिन कासिम ने उड़ा दिया, और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ इंडिया में आ गया, और पहली बार जो इंडिया के अंदर सक्सेसफुल मुस्लिम्स का जो एक सक्सेस रही वो मोहम्मद बिन कासिम की ही रही। उसके बाद धीरे धीरे और मुस्लिम्स आगे बढ़ते गए थे। और थर्ड एग्जांपल हमने मराठा एम्पायर का दिया है कि पेशवा कैसे इसमें षड्यंत्र रच के पावरफुल हो गए। अब जो पेशवा है वो पावरफुल हो गए, लेकिन जो भारत की नियति है उसमें यह लिखा हुआ है कि जब जब ब्राह्मण षड्यंत्र रच के राजा बनेंगे तब तब बाहर से पावर आकर उन्हें भी खत्म कर देगी। और वही हुआ पेशवाओं के केस में। पानीपत के युद्ध में जो पेशवा लग गए थे लड़ने के लिए अहमद शाह अब्दाली से, अहमद शाह अब्दाली ने उनको बुरी तरह से कुचल कर रख दिया। जो मराठा एम्पायर जीतने के लिए प्रसिद्ध थी, छापामार युद्ध के लिए प्रसिद्ध थी, उस मराठा एम्पायर को, मतलब जो पेशवा थे उस वक्त के, उस मराठा एम्पायर को वो लेके जाते हैं पानीपत के मैदान के अंदर। और तो और अपनी जो वुमेन फॉक है, महिलाओं को भी साथ में लेके जाते हैं, ताकि ये सोचते हैं कि वहाँ पर जो एक तीर्थ स्थल है हिंदुओं का, वहाँ तीर्थ यात्रा भी कर लेंगे, और लगे हाथों अहमद शाह अब्दाली है बीच में, उससे लड़ भी लेंगे। मतलब सोच देखिए कि हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और साथ में लगे हाथों अहमद शाह अब्दाली से भी निपट लेंगे, और अपने साथ में सारी महिलाओं को लेके गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली ने पेशवाओं की लगा दी अच्छे से वोट लगा दी। ठीक है, और उसके बाद में जो पेशवा एम्पायर है वो लगभग खत्म सी हो गई थी, उसे एक बहुत गहरी चोट पहुंच गई थी अहमद शाह अब्दाली की वजह से। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट एक और है कि हम मराठा एम्पायर बोलते हैं। ठीक है यार, मराठा एम्पायर हम उसको तब तक बोल सकते हैं जब तक जो रूलर है वो एक मराठा है। ठीक है, जब तक रूलर है एक मराठा है तब तक हम उसे मराठा एम्पायर बोल सकते हैं। अगर जो रूलर है जिसमें लगभग सारी पावर्स हैं, ठीक है, अगर वो ब्राह्मण है तो फिर हम उसको ब्राह्मण एम्पायर बोलेंगे। मराठा एम्पायर तब तक थी जब तक छत्रपतियों के हाथ में पावर थी, लेकिन जब से ब्राह्मणों के पास में पावर आ गई थी, पेशवाओं के पास में पावर आ गई थी, उसके बाद से मराठा एम्पायर नहीं, ब्राह्मण एम्पायर बन गई थी। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मणों ने मराठा एम्पायर को खत्म किया था। यह फैक्ट हमें मानना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इंडिया की हिस्ट्री से, ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से और ये मेडिवल हिस्ट्री से हमने 3 बड़े एग्जाम्पल दिए जहां से इंडिया की हिस्ट्री ही चेंज हो गई। मतलब वहां से इंडिया की जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है, जो भी सोसाइटी वाली टाइमलाइन है, हिस्टोरिकल टाइमलाइन है, मतलब वो कहता है ना कि भाग्य ही चेंज हो गया देश का, वो चीजें हुई। और वो हुई
ब्राह्मणों की वजह से। और ब्राह्मणों ने कैसे किया, खुद के ही राजाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा, जहर करके मारा, कैसे भी मारा, षड्यंत्र रच के करा, और खुद वो उनकी जगह राजा बन गए, क्योंकि वो सामने युद्ध लड़कर एम्पायर खुद की सेना खड़ी करके वैसे तो बन नहीं सकते थे, गद्दारी ही करनी थी उन्हें, तो गद्दारी उन्होंने की। लेकिन विडंबना यह है कि जब जब ब्राह्मण राजा बन गए तो बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल पावर आई और उन्होंने, उस एक्सटर्नल पावर ने इस ब्राह्मण राजा को भी खत्म कर दिया। सो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन ये है कि जो ब्राह्मण हैं वो राजा बनने लायक नहीं हैं। जब भी ब्राह्मण पावर में आएंगे तब बाहर से अटैक होगा और हमारे देश का बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो हमें प्रिवेंट करना चाहिए ब्राह्मणों को राजा बनने से, क्योंकि अगर ब्राह्मण राजा बनेंगे बाहर से अटैक होना ही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पॉइंट पहुंच सके। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर की बुक्स के अंदर से हैं। बाबा साहब की बुक जैसे एनिलेशन ऑफ कास्ट है, उसमें पॉइंट्स मेंशन है। हु वर शूद्रराज है, उसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज वाला कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर मेंशन है। तो कुल मिला के ये जो तीनों पॉइंट्स हैं मैं कोई अपने मन से नहीं करा, ये अपने बाबा साहब की बुक्स में है। और बाबा साहब की बुक्स को भी ना माने अपन तो ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो कि एक नॉर्मल हिस्ट्री की बुक में भी मिल जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बहुजनों तक ये चीज़ पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के प्रति अवेयर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।